हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार दरोगा 2023 ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो लेके आए हैं, जो आपको बिहार दरोगा एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना, या फिर संपूर्ण सरकार के डिजिटल शासन, या फिर ई गवर्नेंस की भूमिका, या शासक और नागरिकों को करीब लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद है दूसरा। अच्छा, ये ई गवर्नेंस जो 25वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कटरा में, और इसका उद्घाटन किए थे जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो आप ये सब भी याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरा कहता है कि हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था? तो 6, 7, 8, 9, यानी इसका जो संस्करण था वो था 8, यानी 8वां, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। उसके बाद है थ्री कहता है 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साइरस पूनावाला, नारायण प्रधान, प्रोफेसर दीपक धर, या फिर संदीप बख्शी। तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण प्रधान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और जो साइरस पूनावाला है इसको मिला था 30वां GD बिरला पुरस्कार, यानी 30वां GD बिरला पुरस्कार जो है 2021 में साइरस पूनावाला को मिला। और जो प्रोफेसर दीपक धर है इनको मिला था बोल्ट्जमान। ठीक है, बोल्ट्जमान पुरस्कार मिला था, जो पहले भारतीय थे, यानी पहले भारतीय दीपक धर, उनको क्या मिला? बोल्ट्जमान मेडल मिला था। ठीक है, और जो संदीप बख्शी है इनको मिला था बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, यानी संदीप बख्शी को क्या मिला? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद है 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ? तो पहला क्या है? 20वां वरुण अभ्यास 2022, फिर बी है टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022, सी है 13वां ब्रज प्रहार 2022, या फिर 18वां युद्धाभ्यास 2022। तो टाइगर ट्रम्प ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास ये सब जो है अमेरिका में ही हुआ। ठीक है, और जो वरुण अभ्यास, ये वरुण अभ्यास किसके किसके बीच होता है? ये होता है भारत और फ्रांस के बीच, ना कि अमेरिका के बीच। तो जो 20वां जो है वरुण अभ्यास वो हुआ था भारत और फ्रांस के बीच, अरब सागर में। ठीक है, अब उसके बाद है अब उसके बाद 4 तो हो गया, 4 हो गया। उसके बाद है 5 क्या कहता है कि किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? जसप्रीत बुमराह, शेफाली वर्मा, रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको रविंद्र जडेजा, यानी रविंद्र जडेजा को किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। ठीक है, और जो जसप्रीत बुमराह जो है इनको क्या मिला था? कौन सा, मतलब किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो जो क्या है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, यानी भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और जो शेफाली वर्मा है इनका बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर।
और जो एक और कौन है, स्मृति मंदाना, इनको बनाया गया गोभी, GOVI, गोभी, गोभी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसमें तो क्या है, इसमें है कि किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, रविंद्र जडेजा। और जसप्रीत बुमराह को यूनिक्स यानी भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड, ठीक है। और जो शेफाली वर्मा है, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर, और स्मृति मंदाना इनको गोभी का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और 6 क्या कहता है, 6 है हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। स्लोवेनिया, इटली, तंजानिया, एस्टोनिया, यानी जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। और स्लोवेनिया जो है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो बनी थी नताशा पिर्क मूसर। और जो तंजानिया है, तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी थी सामिया सुलूहु हसन। स्लोवेनिया का क्या बताए, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी थी नताशा पिर्क मूसर। और जो तंजानिया है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी सामिया सुलूहु हसन। और जो एस्टोनिया है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री वो बनी थी काजा क्लास, ठीक है। तो इन सभी चारों ऑप्शन वो जितना है वो सब भी याद रखिएगा, जितना भी बताया। जैसे स्लोवेनिया का बताए, क्या बताए थे, स्लोवेनिया का बताया कि पहली महिला राष्ट्रपति नताशा, फिर बताया तंजानिया पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन, उसके बाद बताया एस्टोनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास, और जो जॉर्जिया मेलोनी बताए पहली महिला प्रधानमंत्री वो इटली की, ठीक है। अब 7 क्या है, 7 है कि हाल ही में किस राज्य की रटौल आम को GI टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जो रटौल आम को GI टैग मिला वो था उत्तर प्रदेश। तो जो GI टैग जितना भी लेटेस्ट 2022 का है वो सब GI टैग आप याद रखिएगा, क्योंकि GI टैग से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में, यानी बिहार दरोगा को PT एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जितना भी है, ऐसे तो हम करवाएंगे ही, और करंट अफेयर है वो भी करवाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है करंट अफेयर से, वो सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 8 क्या कहता है कि I2U2 में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है। इंडिया, ईरान, USA, UAE, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, I2U2 में कौन शामिल नहीं है, ईरान शामिल नहीं है। और जो शामिल है वो कौन है, इंडिया, USA, UAE। यानी I2 का मतलब क्या हुआ, I, यानी I से इंडिया, एक और I है, एक और I से होगा क्या होगा इंडोनेशिया, फिर उसके बाद U है USA, फिर 2 एक और U, उससे क्या होगा UAE। यानी I2U2 में इंडिया, USA, UAE और इंडोनेशिया वो शामिल है, लेकिन ईरान शामिल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद 9 क्या कहता है, 9 कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। वही भारत का कौन सा स्थान रहा, 54, 51, 150, 150 या 120, यानी 120। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 150। क्या होगा, 150, यानी C, ठीक है। उसके बाद है 10 कहता है हाल ही में, यानी क्या दिया हुआ है, सूचकांक, यानी सूचकांक से आपको जितना भी सूचकांक है वो सब सूचकांक को याद रखना है। जितना भी सूचकांक है वो सब को याद रखना है, क्योंकि सूचकांक से भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 क्या है, 10 कहता है हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 9, 7, 5, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7, यानी कौन सा प्राप्त हुआ, FDI में प्राप्त हुआ 7वां। FDI का मतलब क्या होता है,
एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशों में इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना और उससे रेवेन्यू कमाना, ये होता है एफडीआई। तो एफडीआई में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 7वां। और जो पहला स्थान है वो है अमेरिका का। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं 11। 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो नासा, इसरो, स्पेस एक्स, नासा, इसरो, यानी नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर नासा और इसरो दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्पेस एक्स, यानी सी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है किसका कंपनी है? ये जो है एलन मस्क का कंपनी है। ठीक है। और जो स्पेस एक्स है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया गया। यानी किसको लॉन्च, कहाँ से लॉन्च किया गया था? फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन है? फाल्कन हेवी, उसको लॉन्च किया गया। और स्पेस एक्स किसका कंपनी है? वो है एलन मस्क का कंपनी। ठीक है। उसके बाद है 12 कहता है समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 16, 22 अप्रैल। तो ये है जो 14 अप्रैल को ही भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और 14 अप्रैल को उनका जन्म तिथि मनाया जाता है और उसी दिन समानता दिवस भी मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, समानता दिवस कितना तारीख को? 14 अप्रैल को। यानी कहने का मतलब कि भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को ही समानता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है 13 कहता है हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? जे.जे. गीतांजलि श्री, राम बहादुर राय या फिर सुरंजन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुरंजन दास, यानी डी, सुरंजन दास। और जो जे.जे. हैं इनको द मैकमोहन लाइन या फिर ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, इसका लेखक है जे.जे. और जो गीतांजलि श्री है यह है टॉम्ब ऑफ सैड। राम बहादुर राय ये जो है भारतीय संविधान के अनकही कहानी का है। किसका है? राम बहादुर राय। राम बहादुर राय जो है भारतीय संविधान का अनकही कहानी का है लेखक। और जे.जे. द मैकमोहन लाइन और जो गीतांजलि श्री है वो है टॉम्ब ऑफ सैड। ठीक है। अब उसके बाद है 14 क्या कहता है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। अब उसके बाद है 15 यानी 15 क्या कहता है कि भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य? यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? कमेंट कीजिए, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ए। अब उसके बाद है 16 यानी 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित विकल्प में घर्षण बल के बारे में कौन सा सत्य है? ए, बी, सी, डी। क्या होगा? पहला है लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक। फिर है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। फिर है ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम। तो जो असत्य है वो आपको हो जाएगा बी,
यानी दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये गलत है, निर्भर नहीं करता है। बाकी वो दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद है 17 कहता है पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे, यानी कौन किए थे? वान ग्यूरिक, स्टोक्स, 14 यानी नन ऑफ दीज। तो ये किए थे वान ग्यूरिक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 18 क्या कहता है कि ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अधिकतम या अनंत? तो जो ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता जो है वो आपको बढ़ती है, यानी आंसर हो जाएगा बी। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान बढ़ती है। और जो है और क्या है? और जो है अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। और ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है और ताप घटने पर अपेक्षिक आर्द्रता घटती है। तो अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। अब उसके बाद है 19 क्या कहता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, थॉमस यंग, मैक्सवेल, हाइजेन। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो आपको कौन दिया था? हाइजेन। यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया? हाइजेन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइजेन। और जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है वो दिए थे न्यूटन। और जो प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो दिए थे कौन? थॉमस यंग। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत वो दिए थे मैक्सवेल। यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन हो गया? हाइजेन। और प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन। और प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग। और मैक्सवेल जो है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है। अब उसके बाद है 20 कहता है कि निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है? यानी क्या है कि निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग, यानी लाल प्लस नीला मिलाएंगे तो वो होगा मैजेंटा। और लाल और हरा मिलाएंगे तो वो होगा पीला। ठीक है। और नीला और पीला मिलाएंगे, नीला और पीला, तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा? नीला और पीला मिलाएंगे तो ये आपको हो जाएगा वाइट, यानी सफ़ेद। ठीक है। और हरा और लाल मिलाते हैं तो वो होता है पीकॉक। यानी कहने का मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद, यानी नीला और पीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। अब उसके बाद है 21 कहता है कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य, यानी गलत है? क्या है? एक किरणें धनावेशित होती है, यह गैसों को आयनीकृत कर देती है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। कैथोड किरण जो है कि यह जो है किरण धनावेशित नहीं है, ऋण आवेशित है। क्योंकि एनोड जो है, एनोड आपको धनावेशित करता है। तो कौन सा? यही क्वेश्चन गलत हो गया, यही ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब उसके बाद चलते हैं 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर या जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? किलोग्राम वर्ग मीटर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, किलोग्राम वर्ग मीटर। यानी किलोग्राम वर्ग मीटर किसका है? जड़त्व आघूर्ण का। और जो न्यूटन प्रति कूलम्ब जो है यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। और न्यूटन प्रति मीटर ये जो है पृष्ठ तनाव का मात्रक। और जूल प्रति किलोग्राम ये गुप्त ऊष्मा का मात्रक। ठीक है। और उसके बाद है 23 कहता है रेडियोधर्मिता मापी जाती है।
रेडियोधर्मिता मापी जाती है? गीगर मुलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर? तो रेडियोधर्मिता जो है गीगर मुलर काउंटर से मापा जाता है। अब उसके बाद है 24 कहता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर, सितार, इंजन, माइक्रोफोन? तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन बदलता है। जो विद्युत मोटर जो है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और सितार जो है या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन या ध्वनि को विद्युत में। उसके बाद है 25 कहता है कि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। किससे गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण? तो यह जो है संवहन से गर्म होता है। उसके बाद है 26 कहता है अम्ल वह पदार्थ है जो हाल ही में जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। यह कथन किसका है? ब्रांस्टेड और लॉरी या डेवी या लिविस या आरहेनियस? तो इसका आंसर हो जाएगा आरहेनियस यानी डी। उसके बाद है 27 कहता है कि बादल तथा कोहरा उदाहरण है। बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है? द्रव में गैस का, गैस में द्रव का, गैस में गैस का या फिर गैस में ठोस का? तो इसका आंसर क्या होगा? यानी बादल तथा कोहरा जो है ये आपको बादल तथा कोहरा ये आपको गैस में द्रव का विलयन है। उसके बाद 28 कहता है कि श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण हैं? विस्फोट दहन, स्वतः दहन, मंद दहन या द्रुत दहन? यानी श्वसन जो है मंद दहन है। कौन सा दहन है? मंद दहन। और जो विस्फोट दहन है, विस्फोट दहन वो जो है पटाखे का फूटना या बम का फूटना, यानी विस्फोट दहन बम का फूटना या फिर पटाखों का फूटना है। और जो स्वतः दहन है, स्वतः दहन आपको फास्फोरस का जलना, फास्फोरस का जलना क्या है? स्वतः दहन। उसके बाद है 29 कहता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाएगा? कैल्शियम, फास्फोरस या ऑक्सीजन? तो सर्वाधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। अब उसके बाद है 30 कहता है सिसुराइट अयस्क है। सिल्वर, सीसा, कॉपर, सोना? तो जो सिसुराइट है वो सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? सीसा का। ठीक है। और जो सोना का अयस्क है वो है कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, यानी कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट जो है वो सोना का है। उसके बाद है 31 कहता है कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, लिथोपोन या जिंक फॉस्फाइट? यानी कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है? जिंक फॉस्फाइड का, यानी क्या होगा? डी होगा। उसके बाद है 32 कहता है कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम है? वो है आपको टाइलिन, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? बेंजीन, फिनॉल, एसिटिलीन या फिर एनिलीन? तो कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? वो है एसिटिलीन। उसके बाद है 34 बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? पहला है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है। इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, यानी 34 का क्या होगा? इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है, यानी इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनता है, यही इसका आंसर होगा। क्या दिया हुआ है कि कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है, बनता नहीं है, नहीं बनता है। तो जो असत्य पूछ रहा है वो होगा बी। फिर उसके बाद है 35 कहता है
कि तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? डी ब्रोगली, हुंड्स, नील्स बोर या पाउली? तो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोज कौन है? डी ब्रोगली। कौन है आंसर? डी ब्रोगली। जो हुंड्स है, हुंड्स का क्या है? यह अधिकतम बहुलता का सिद्धांत दिया था। अब नील्स बोर ये बोर सिद्धांत का, और पाउली जो है ये अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन को आप याद रखिएगा। क्या क्या बताए? पहला क्या बताए कि तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता डी ब्रोगली है। हुंड्स का क्या बताए कि अधिकतम बहुलता का सिद्धांत, और बोर सिद्धांत जो है नील्स बोर का है, और अपवर्जन सिद्धांत वो पाउली का है। अब उसके बाद है 36 क्या कहता है कि सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द किसने दिया? स्केनेडर, फार्मर एवं मुर्रे, या वाइटमैन, या फ्लेमिंग? तो जो सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन जो है ये आपको कौन थे? वाइटमैन। कौन थे? वाइटमैन, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 37 कहता है कि शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को कहा जाता है कोरेलॉइड जड़, माइकोराइजल जड़ें, या सागोपाम, या फिर जीवित जीवाश्म? यानी शैवाल युक्त साइकस की जड़ जो है कोरेलॉइड जड़। उसके बाद है 38 कहता है शरीफा का कौन सा भाग योग्य होता है? बीजपत्र, सहपत्र, फल भित्ति, या पुष्पासन? यानी 38 का क्या होगा? सी होगा। शरीफा का कौन सा भाग योग यानी खाने योग होता है? वो होता है फल भित्ति। यानी 38 का क्या होगा? सी होगा। और जो बीज पत्र जो है इसका खाने का योग कौन सा होता है? काजू और शरीफा। काजू और शरीफा का जो है बीज पत्र खाने योग होता है। और जो है कटहल और सहतूत का खाने योग भाग क्या होता है? सहपत्र। कटहल और सहतूत का कौन हुआ? खाने योग भाग सहपत्र। और सेब जो नाशपाती का है वो होता है पुष्पासन। सेब नाशपाती का पुष्पासन, कटहल और सहतूत का सहपत्र, और काजू और शरीफा का खाने योग भाग कौन हुआ? बीजपत्र। ठीक है। उसके बाद 39 कहता है अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, लवक? तो क्या होगा इसका आंसर? कोशिका द्रव्य। फिर है 40 कहता है बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? बीज रहित फल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, या फिर एथिलीन? तो बीज रहित फल के उत्पादन में जो है हार्मोन सहायक है वो है ऑक्सिन। उसके बाद है 41 क्या कहता है कि बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर नोट यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो 41 जो है वो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का है? वो है द्वितीयक, यानी इसका आंसर क्या होगा? दूसरा, यानी बी। अब उसके बाद है 42 क्या कहता है कि ओबिलिया किस संघ के जीव हैं? ओबिलिया किस संघ का जीव है? निडेरिया, पोरीफेरा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा? तो जो ओबिलिया जो है वो आपको निडेरिया, कौन सा है? निडेरिया, यानी ये आंसर होगा। उसके बाद है 43 कहता है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। Na यानी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर कॉपर? तो कौन सा नहीं होता है? वो होता है कॉपर, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उसके बाद है 44 कहता है कि डियाडेनम का भाग है छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, या फिर अंडाशय? तो डियाडेनम का जो भाग है वो है छोटी आंत। ठीक है। उसके बाद है 45 क्या कहता है कि मेलिओडिस
मेलिओडीसिस क्या है? मिलिओडीसिस क्या है? त्वचा पर लाल छत के स्मरण शक्ति में क्षति, या फिर संक्रामक रोग, या फिर जोड़ों में पुराना दर्द। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी संक्रामक रोग। उसके बाद है 46 कहता है कि रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रानी झांसी, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या पोलो। तो रानी झांसी जो ट्रॉफी जो है वो आपको क्रिकेट से है। ये ट्रॉफी वाला जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ट्रॉफी वाला वो बिहार दरोगा के पीटी में अधिकतर बार पूछा गया है। तो आप जितना भी ट्रॉफी से संबंधित जो खेल है वो सबको याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है 47 क्या कहता है कि ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यशपाल अज्ञे, फिर है सरोजनी नायडू, या फिर मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सरोजनी नायडू, यानी ब्रोकन विंग्स जो है नामक पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू हैं। भारत के प्रथम जो राज्यपाल थे वो भी थे कौन? महिला में सरोजनी नायडू ही थे। उसके बाद है 48 कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? क्या खाली स्थान है प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसको बोलते हैं? मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? मूल्यह्रास, यानी बी। उसके बाद है 49 कहता है कि बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकरण है? न्यायिक है, संवैधानिक है, अर्धन्यायिक है, या फिर निःशुल्क है? तो ये क्या हो जाएगा? अर्धन्यायिक है, यानी सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। उसके बाद है 50 कहता है राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? राजकोषीय घाटा का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? ये था आपको मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। उसके बाद क्या है 51 कहता है कि 7 शील व्रतों का उल्लेख है। 7 शील व्रतों का कौन सा धर्म में उल्लेख है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या पारसी धर्म? तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको जैन धर्म, यानी 7 शील व्रतों का जो उल्लेख जो है वो किस में है? जैन धर्म में है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो थे महावीर। कितना नंबर के थे? 24वें नंबर के। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भी आप याद रखिएगा। अब उसके बाद है 52 कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे। क्या है? पहला है धर्म महामात्र, धर्मस्थ, अस्थायी, या फिर रज्जुक या कंटक शोधन। कूट की सहायता से सही उत्तर पहचाने। पहला है ए है 1 2, बी है 2 3, 1 3 2 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 4, यानी धर्मस्थायी, कंटक शोधन। धर्मस्थायी या कंटक शोधन, यानी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है 53 कहता है कि पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त या राजेंद्र प्रथम या गौतमीपुत्र सत्यकर्णी की? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? समुद्रगुप्त। उसके बाद है गंग वंश की राजधानी थी। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? वनवासी, देवगिरी, हलेबीड या तलकाड? तो इसका आंसर हो जाएगा तलकाड। उसके बाद है
55 55 कहता है संगम युगीन साहित्य लिखा गया, गद्य शैली में, काव्य शैली में, नाट्य शैली में या परिसर शैली में। तो ये जो है संगम युगीन साहित्य जो है काव्य शैली में लिखा गया। किसमें लिखा गया? काव्य शैली में। उसके बाद है 56 56 कहता है कि चोल काल के वे लाल होते थे, बड़े भूस्वामी, खेतीहार, मजदूर या फिर दस्तकार या इनमें से कोई नहीं। तो जो चोल काल के वे लाल होते थे वो होते थे बड़े भूस्वामी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बड़े भूस्वामी। उसके बाद है 57 57 कहता है निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ या फिर बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म या क्लब या सुल्तानी कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कहने का मतलब केवल एक, यानी केवल एक में क्या है? सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ। ये बात सही है। उसके बाद है 58 कहता है कि औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? मीर बख्शी, वजीर, मुहतसिब, मीर या समा। जो औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर पाठशाला को तोड़ने का जो कार्य दिया गया था वो दिया गया था मुहतसिब को, यानी 58 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 58 के क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है 59 कहता है कि मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? होलकर तथा अंग्रेज या फिर बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज या फिर सिंधिया तथा अंग्रेज या फिर भोसले तथा अंग्रेज। तो जो मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था वो हुआ था होलकर तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? होलकर तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है। और जो बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच हुआ था वो कौन सा संधि था? वो था पूना की संधि। कब हुआ था पूना की संधि? 1817 में। और जो सिंधिया तथा अंग्रेज जो है ये हुआ था ग्वालियर की संधि। ये भी हुआ था 1817 में ही। सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच 1817 में ही ग्वालियर की संधि हुआ। और अरविंद घोष नहीं, भोसले तथा अंग्रेज ये हुआ था नागपुर की संधि 1816 में। यानी भोसले तथा अंग्रेज के बीच ये हुआ था नागपुर की संधि 1816। उसके बाद है 60 कहता है तूफानी हिंदू उपनाम। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयाल सिंह या फिर अरविंद घोष। जो तूफानी हिंदू उपनाम जो है वो जो है स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है 61 कहता है कि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त की थी? जॉर्ज अरुंडेल, जोसेफ बैप्टिस्टा या फिर वीपी वाडिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो 61 का क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी डी हो जाएगा। 61 का क्या होगा? डी होगा। उसके बाद है 62 कहता है हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो जो हुल विद्रोह का संबंध जो है वो आपको झारखंड से था। ठीक है। और जो संथाल विद्रोह जो है यानी संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यानी संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वो हुआ था कहाँ हुआ था? वो हुआ था झारखंड में। उसके बाद है 63 कहता है कि बोर युद्ध का किस अवधि में हुआ? यानी बोर युद्ध जो है किस अवधि में हुआ? 1895 से 99, 96 से 1902 या फिर 1899 से 1902 या फिर 1902 से 1905। तो जो बोर जो है युद्ध है वो आपको 1899 से 1902 के बीच हुआ। यानी इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा।
उसके बाद है 64। 64 कहता है कि हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ। यानी हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस ये हुआ था 1910 में। 65 कहता है कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। अगस्त प्रस्ताव में, सीआर फार्मूला, क्रिप्स प्रस्ताव में या फिर कैबिनेट प्रस्ताव में। तो पृथक पाकिस्तान की मांग जो है क्रिप्स प्रस्ताव में। क्रिप्स प्रस्ताव जो है कब, 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब अथी हुआ था, 1942 में। और उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है। उसके बाद है 66। 66 क्या कहता है कि शिप किला दर्रा जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगित को, जम्मू से श्रीनगर को, या फिर भारत एवं म्यांमार से, या फिर शिमला से तिब्बत को। तो जो शिप किला दर्रा जो है ये आपको शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। दर्रा जो है, दर्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप दर्रा को भी याद रखिएगा। उसके बाद है 67। 67 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर या फिर काराकोरम। तो जो पीर पंजाल जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी लद्दाख, काराकोरम, जास्कर जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद है 68। 68 जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है। चमेरा परियोजना रावी नदी, सही है। उसके बाद है फरक्का परियोजना हुगली नदी। उसके बाद है टनकर परियोजना शारदा नदी। फिर है तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तो जो फरक्का परियोजना जो है हुगली नदी नहीं, फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गलत पूछ रहा है ना। हाँ, तो फरक्का परियोजना जो है हुगली नदी पे नहीं है, गंगा नदी पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद है 69। 69 कहता है कि जोनाहा जलप्रपात किस राज्य में है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो जो जोनाहा जलप्रपात जो है वे है झारखंड में। उसके बाद है 70। 70 कहता है उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र है एक क्या है, उच्च वायु दाब क्षेत्र, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र, या फिर व्यापारिक पवन क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। उसके बाद है 71। 71 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला है तेंदू वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। फिर है बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, यानी केवल एक, दो या फिर दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी दोनों कहने का मतलब सी, यानी एक और दो दोनों होगा। उसके बाद है 72। 72 कहता है कि मलबरी, ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं, कपास, रेशम, चाय या पटसन। तो जो मलबरी ट्रॉपिकल टसर जो है ये आपको रेशम का किस्म है, किसका है, रेशम। उसके बाद है 73। 73 क्या कहता है कि ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है वो है क्या हो जाएगा, डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को ही जाना जाता है। अब उसके बाद है 74। 74 है भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी या फिर गोदावरी घाटी। तो जो भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो है वो है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, यानी ए।
ठीक है। और जो सब भारत में कोयला जो है, कोयला का भंडारण कहाँ है? तो कोयला का भंडारण जो है झारखंड में है। और जो उत्पादन पूछेगा तो उत्पादन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है 75। 75 कहता है कि देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 1952, 76, 1976 या फिर 2000। तो जो पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा जो है वो आपको 1976 में किया गया। कब किया गया? 1976। इसका आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद है 76। 76 कहता है कि कवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? जो कवल बाघ अभयारण्य जो है वो आपको तेलंगाना में है। इसका आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद 77। परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? नागा, नायर, थारू, सोमपेन। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी यानी नायर। उसके बाद है 78। 78 कहता है कि पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या असम? तो पनिहारी जो है किस राज्य की लोक नृत्य है? वो है 78 गुजरात। यानी पनिहारी नृत्य जो है, लोक नृत्य जो है गुजरात का है। उसके बाद है 79। 79 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है? भीतरकनिका नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क या डाचीग्राम या फिर पेंच? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क, यानी कौन सा हो जाएगा? ए। उसके बाद है 80। 80 कहता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 46, 56, 66, 60। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 60। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इससे पहले यानी कहने का मतलब 2022 में मेंस में पूछा गया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन जो है कभी कभी रिपीट कर देता है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद है 81। 81 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? यानी स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन जो है 1948, 51, 49 या 52 कब किया गया? 1952 में। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 82। 82 कहता है कि लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? कनाडा, जर्मनी, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। यानी लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से किया गया है? ये आपको लोक सेवा आयोग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया था, न कि कनाडा, जर्मनी या अमेरिका से। यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी लोक सेवा आयोग जो है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया। उसके बाद है 83। 83 कहता है कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यानी मेन रूप से 10वीं अनुसूची में यानी दल बदल पूछ रहा है। दल बदल कौन सा संविधान संशोधन में हुआ? तो दल बदल जो है ये आपको 91 संविधान संविधान संशोधन में हुआ। कब हुआ था? 1985 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा। 1985 में राजीव गांधी थे। 1985 में राजीव गांधी थे। ठीक है। उसके बाद है 84। 84 कहता है कि लोकपाल का कार्यकाल होता है। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 वर्ष, यानी 6 साल या 65 साल, 4 या 62 या 5 70 या फिर 6 62।
तो जो लोकपाल का कार्यकाल जो है वो आपको 5 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है। उसके बाद है 85। 85 कहता है कि तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है ABCD, यानी संविधान के कामकाज की समीक्षा, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच, या फिर शासन में नैतिकता के प्रश्न पर, या फिर अपराध एवं राजनीति के बीच संबंध की जांच। तो इसका आंसर क्या होगा? चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच पे, यानी बी आंसर होगा इसका। उसके बाद है 86। 86 कहता है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो आर्टिकल 330, 31, 32 या 35, यानी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधानसभा में आरक्षण जो है वो आपको अनुच्छेद 332 से दिया गया, यानी सी इसका आंसर होगा। उसके बाद है 87। 87 कहता है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष वो थे गुलजारी लाल नंदा, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। और जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है ना वही योजना आयोग के अध्यक्ष होता है। अब तो योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बना दिया गया, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो भी प्रधानमंत्री ही होगा। तो अभी लेटेस्ट में कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष? वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद है 88। 88 कहता है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? 7, 9, 11, 8। तो जो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का प्रावधान जो था वो था 8, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 89। 89 कहता है वित्त आयोग कैसी संस्था है? सलाहकारी, संवैधानिक, अर्धन्यायिक या फिर सभी? तो वित्त आयोग जो है वो आपको सलाहकारी, संवैधानिक और अर्धन्यायिक ये तीनों है, ठीक है। उसके बाद है 90। 90 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, या फिर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, या फिर न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी 90 का ए, ठीक है। और जो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो अनुच्छेद 210 में है, और न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा वो आर्टिकल 348। उसके बाद है 91। 91 कहता है कि फास्ट ट्रैक कोड का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो फास्ट ट्रैक कोड का गठन जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, नीति आयोग या वित्त आयोग, यानी 91 का क्या हो जाएगा? सी, यानी वित्त आयोग के आधार पर। यानी फास्ट ट्रैक कोड का गठन 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर हुआ था। अब उसके बाद है 92। 92 कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष, ये तो सही है। उसके बाद है पढ़ा लिखा हो, फिर है सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, या फिर देश का नागरिक हो। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पढ़ा लिखा हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है 93। 93 कहता है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ज्ञानी जैल सिंह, KR नारायण, आर वेंकट रमन, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के कार्यकाल, यानी जो सबसे पहले था उसको पहले लिखना है, जो बाद में था
यानी पहले वालों को पहले, फिर बाद वाला को लास्ट में, ठीक है। तो 93 का क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह, के आर नारायण, आर वेंकट रमन या नीलम संजीव रेड्डी। इसमें जो सबसे पहले जो थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी 4। फिर उसके बाद थे क्या बोलते हैं, ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद फिर आर वेंकट रमन, उसके बाद फिर के आर नारायण, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है 94। 94 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्ध, जैन, पारसी या सिख। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो है वो आपको पारसी, यानी पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। उसके बाद है 95। 95 कहता है छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ? यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल। तो ये जो है ये आपको छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण एमपी से जब अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ? एमपी से छत्तीसगढ़। और यूपी से उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को ये आपको बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये तीनों ऑप्शन को आप याद रखिएगा। उसके बाद 96 मैथ है। 96 के बाद मैथ रीजनिंग है। तो ये सबको आंसर बता देते हैं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, उस सारे क्वेश्चन का आंसर बना के वीडियो डाल देंगे या फिर कम्युनिटी में डाल देंगे बनाकर, ठीक है। तो 96 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी 13/19। और 97 का क्या होगा? 97 का डी हो जाएगा। उसके बाद 98 का क्या होगा? 98 का आपको बी हो जाएगा। और 99 जो है 99 का ए होगा। और 100 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? 100 का क्या होगा? 100 का डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।